नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष है कि उसमें योग्यता को मान्यता नहीं मिलती, सिर्फ लोकप्रियता को मिलती है। प्रजातंत्र में हाथ गिने जाते हैं, सिर नहीं तोले जाते। आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों के आरक्षण का सवाल जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू के सामने आया तो उन्होंने भी परसाई जी वाली बात ही कही थी कि इससे योग्यता पीछे छूट जाएगी। फिर सामाजिक न्याय के नाम पर मंडल कमीशन बना और पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी और हायर एजुकेशन में 27% आरक्षण दे दिया गया। कायदे से 20 साल बाद उस आरक्षण की समीक्षा होनी थी, लेकिन मंडल 2 की तैयारी शुरू हो गई। क्या है जातिगत जनगणना का असली खेल? क्यों 1931 के बाद देश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ? ऐसे ही तमाम सवालों पर है हमारी टेली सीरीज जाति द थॉर्न लेगेसी, जिसके पहले एपिसोड में देखिए बिहार चैप्टर द ब्रूइंग क्राइसिस। 6 अगस्त 1990, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल के सांसदों की बैठक चल रही थी। अगले दिन से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना था और यूपी और बिहार से चुनकर आए जनता दल के ज्यादातर सांसद चाहते थे कि सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट तुरंत लागू करे। मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की जो रिपोर्ट साल 1980 से ठंडे बस्ते में थी, उसे बाहर निकालने में प्रधानमंत्री वीपी सिंह को कोई गुरेज नहीं था। ये वादा उन्होंने जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र में कर रखा था और पीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने उप प्रधानमंत्री देवीलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी। जनता दल के अंदर ही ये चर्चा आम थी कि ताऊ देवीलाल मंडल कमीशन की सिफारिशों के विरोधी हैं, क्योंकि उसमें जाट समुदाय को बाहर रखा गया है। जनता दल के सांसदों का दबाव इस कदर बढ़ा कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को लोकसभा में ऐलान कर दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने जा रहे हैं। 13 अगस्त 1990 को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। 15 अगस्त 1990, लाल किला, दिल्ली। पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का ऐलान करते वक्त वीपी सिंह को भी नहीं मालूम था कि उनका फैसला ऐसी आग लगाने जा रहा है जिसकी आंच लंबे समय तक समाज और राजनीति को झुलसाती रहेगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होते ही पूरे देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। सड़कों पर छात्रों का हुजूम इसके खिलाफ गले फाड़कर नारे लगाने लगा और जब सत्ता के गलियारों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची तो आत्मदाह का भयानक दौर शुरू हो गया, जिसका आगाज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने किया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के 4 महीने बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई, क्योंकि बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। उसके पीछे भी मंडल कमीशन की राजनीति ही थी, जिसकी असली कहानी आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल राख में दबी उस चिंगारी को देखिए जो 1990 से ही इस सवाल के रूप में दबी पड़ी थी कि जब देश में 1931 के बाद जातिगत जनगणना ही नहीं हुई तो फिर पिछड़ी जातियों का आरक्षण किस आधार पर तय कर दिया गया। 18 फरवरी 2019, बिहार विधानसभा, पटना। बिहार में उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे। उन्होंने बीजेपी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसे नीतीश कुमार का चुनावी दांव समझा जा रहा था, जो असल में बिहार की राजनीति में बीजेपी को घेरने का चक्रव्यूह साबित हुआ। 27 फरवरी 2020 को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में दूसरी बार जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कराया। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन कायम था, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार को समर्थन मिल रहा था मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी से।
23 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके जातिगत जनगणना कराने की मांग की। पीएम और केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं मिला तो नीतीश कुमार ने 1 जून 2022 को जातिगत जनगणना पर पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई। यहां भी नीतीश कुमार को आरजेडी से खुला समर्थन मिला। जातिगत जनगणना के नाम पर नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहे थे तो दूसरी ओर आरजेडी के साथ दूरियां मिटाने का बहाना भी जातिगत जनगणना ही बनी। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और अगले ही दिन आरजेडी के साथ सरकार बनाकर अपना वो एजेंडा आगे बढ़ाने में जुट गए जिसे राजनीतिक मंचों से सामाजिक न्याय और मंडल पार्ट 2 नाम दिया गया। सात जनवरी से 21 जनवरी 2023 बिहार में जातिगत जनगणना के पहले चरण में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने 2 हफ्ते में 2 करोड़ 59 लाख परिवारों का ब्यौरा जुटाया। किस जाति की कितनी आबादी है, इसकी गिनती करके बिहार सरकार क्या करना चाहती है, ये किसी को समझ में नहीं आया। 15 अप्रैल 2023 बख्तियारपुर, बिहार में दूसरे चरण की जनगणना की शुरुआत नीतीश कुमार के गांव से हुई, जिसका विरोध यूथ फॉर इक्वालिटी नाम का एक संगठन पहले दिन से कर रहा था। 4 मई 2023 को इसी संगठन की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी, लेकिन 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली और बिहार में एक बार फिर घर घर जाकर सरकारी कर्मचारी गिनती करने लगे कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। ये सवाल अब भी बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया है कि जातिगत जनगणना से क्या हासिल होगा। केंद्र सरकार को भी अधिकार है, राज्य सरकार को भी अधिकार है कि हमने जिन लोगों को आरक्षण दिया है, जिस मकसद से आरक्षण दिया है, वो पूरा हो रहा है या नहीं। इसके लिए जातीय सर्वेक्षण जो है बिहार की सरकार करा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के ही फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 500 करोड़ रुपए रिलीज किए थे इस जातिगत गणना कराने के लिए। यह एनडीए की सरकार थी जिसने ऑर्डर किया था इस गणना के लिए और उसी की मर्जी से यह गणना हो रही है। गणना करने में कोई बुराई नहीं है। जातिगत जनगणना को लेकर सबसे बड़ी आशंका ये है कि कहीं ये मंडल पार्ट 2 की तरह अगड़ा बनाम पिछड़ा की जंग में तो नहीं बदल जाएगा। बिहार की राजनीति में जब जाति का जिन बोतल से बाहर आता है तो बवाल ही होता है और वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहता। इस बार भी आहट ऐसी ही है। सियासत के तराजू में जातियों का वजन तौलने की शुरुआत एक साथ कई राज्यों में हो चुकी है। तेलंगाना में साल 2014 में समग्र कुटुंब सर्वे के नाम पर जातियां गिनी जा चुकी हैं, तो कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया अपने पिछले कार्यकाल में ही जातिगत जनगणना करा चुके हैं और अब बिहार के साथ साथ ओडिशा में भी पिछड़ी जातियों का सर्वे का पहला चरण पूरा हो चुका है। जैसे जो दलित लोग हैं वो लैंडलेस थे, तो एक तरह का जातियां जो थी अपने आप में वो इकोनॉमिक क्लास हो गई थी। तो एक समय में जनगणना का वो महत्व था। तो अब आप देखिए कि उसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले सवर्ण थे अब वो बड़े अमीर हैं, नहीं, वो खत्म हो गए। तो आज की तारीख में जनगणना का कोई महत्व नहीं है।